कोरोना काल ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। साल की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े इसकी साफ गवाही देते हैं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। विशेषज्ञों ने चेताया है कि आने वाले समय और बुरा होगा। कवर स्टोरी में आज इसी की बात। कि भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की शिकार हो चुकी है। वित्त वर्ष 2020-2021 की पहली तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि विकास दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। अलग अलग रेटिंग एजेंसीज के अनुसार अगले क्वार्टर्स में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विकास दर नीचे ही रहने का अनुमान है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक साल 2020 के लिए जीडीपी की विकास दर में गिरावट का अनुमान 11.8% का था, जो अब बढ़कर 14.8% कर दिया गया है। फिच ने पहले अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान जताया था, जिसे बढ़ाकर अब 10.5% कर दिया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में कुल कार्यबल 91% हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। नेपाल में ये 90.7% है, बांग्लादेश में 48.9% है, श्रीलंका में 60.6% है, तो वहीं पाकिस्तान में 77.6% है। असंगठित क्षेत्र के ये कामगार कितनी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता सुबैर अहमद इस रिपोर्ट में। पेशे से मोतीचंद एक बढ़ई हैं, लेकिन अब काम करते नहीं, करवाते हैं। लॉकडाउन के बाद मोतीचंद का काम धीरे धीरे दोबारा शुरू हो गया है, लेकिन मंदी का असर है और कोरोना की महामारी का भी। कोरोना की वजह से काम धंधे पर काफ़ी फ़र्क पड़ गया है और काम जो है कि कम आ रहे हैं, और दूसरी बात जो लोग काम करवाना चाहते हैं वो भी नहीं करवा रहे हैं लोग, कोरोना के डर की वजह से। इसलिए काम पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है और इससे इसी तरह से अपना काम छोटे मोटे काम जो आते हैं उसी से अपना गुजारा करते हैं। मोती का अपना छोटा सा कारोबार है और रोज़ की दिहाड़ी करने वाले कुछ मजदूर उनसे जुड़े हैं। मोती और उनके साथी मजदूरों की देश के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में गिनती नहीं होती, इसलिए ये भारत की संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं है। मोती जैसे असंगठित अर्थव्यवस्था से जुड़े करोड़ों लोग न टैक्स देते हैं और न जीएसटी। रिटायरमेंट से जुड़ी कोई स्कीम उन पर लागू नहीं होती। जो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा एक होता था, वो आज घट के बहुत छोटा रह गया। ये अच्छी बात नहीं है भारत के संदर्भ में। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर का सिकुड़ना उस समय हो रहा है जब फॉर्मल सेक्टर भी सिकुड़ रहा है। भारत के कुल कार्यबल का 90% अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। क्या उनमें बेरोजगारी बढ़ी है? करोड़ों की संख्या में रोजगार घटी है, लोग बेकार बैठे हैं। जो माइग्रेंट वर्कर्स घर जा चुके हैं, अपने अपने गांव जा चुके, वो सब फॉर्मल सेक्टर में नहीं थे, जो आज अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन वहां तो उनके लिए अभी कोई एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन हो नहीं पाया है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था में निरंतर विकास के लिए हर साल 80 लाख नौकरियां पैदा होनी चाहिए। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के बेरोजगारों को संगठित क्षेत्र में रोजगार देना आदर्श स्थिति मानी जाती है। लेकिन क्या नकारात्मक आर्थिक विकास के इस कठिन समय में ये संभव है? अगर औपचारिक क्षेत्र में अवसर है, तभी आप अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में नौकरियां दे सकते हैं। अवसर उस समय पैदा होगा जब उच्च विकास होगा। हम पहले ही औपचारिक अर्थव्यवस्था में नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मंदी के इस दौर में मोतीचंद जैसे लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास काम है और किसी तरह से उनका गुजारा हो रहा है। रमना मूर्ति कहते हैं कि जनधन योजना के अंतर्गत कुछ लोगों को कैश सहायता ज़रूर मिली है, मगर बड़े पैमाने पर कैश की मदद के लिए सरकार के पास अनौपचारिक क्षेत्र के लोगों का डेटा बैंक नहीं है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब तक विकास दर 10% सालाना न हो, असंगठित अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बनी रहेगी।
जुबैर अहमद, BBC दिल्ली। कुछ साल पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था का तेज विकास हो रहा था। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को गंभीर चोट पहुंचाई है, लेकिन हालात सुधर क्यों नहीं पा रहे, यही जानने के लिए BBC संवाददाता जुबैर अहमद ने बात की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की डॉक्टर निकिता सूद से। जब आप ओवरनाइट कहते हैं कि हम नोटबंदी कर रहे हैं या हम जीएसटी का रिफॉर्म ट्राई कर रहे हैं या हम 4 घंटे में लॉकडाउन अनाउंस कर रहे हैं, जो उस अनौपचारिक और औपचारिक क्षेत्र में दोनों में जो आत्मविश्वास में कमी आती है, उसकी वजह से हम आज ये आंकड़े देख रहे हैं और जो गरीबों को भी भारी पड़ रहे हैं और जो औपचारिक सेक्टर है उनको भी भारी पड़ रहे हैं। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अगर आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को लागू करें तो जितना साइज छोटा हो उतना अच्छा मानते हैं। तो अभी 3-4 जो कारण हुए, नोटबंदी और जीएसटी और लॉकडाउन, इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, वो छोटी हुई है। लेकिन क्या आप कहेंगे कि ये एक वेलकम डेवलपमेंट है? हम कोरोना के पहले भी सुन रहे थे कि 2019 में, पिछले साल के 45 साल जो है उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2019 में रही है। तो अगर आप औपचारिक क्षेत्र में अपने रोजगार नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अनौपचारिक क्षेत्र को मार के हमें क्या मिलने वाला है? हमें सिर्फ सामाजिक अनरेस्ट मिलने वाला है और कुछ नहीं। सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ये मंदी है इससे बाहर निकल सके? हालांकि अगले साल का जो प्रोस्पेक्ट है वो लोग बता रहे हैं कि बाउंस बैक करेगी इकोनॉमी। एक तो अर्थव्यवस्था में हमें मार्केट कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पॉलिसी प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये जो ओवरनाइट अनाउंसमेंट्स हैं वो मार्केट को बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं देते हैं। कोई सिस्टमैटिक पॉलिसी जो कंसिस्टेंट है कि एक दिन आप एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं बड़ी सी टीवी पे और फिर 4 महीने के बाद हम उसके बारे में कुछ सुनते नहीं है, फिर कोई एक और बड़ी सी अनाउंसमेंट हो रही है। मार्केट्स ऐसे नहीं चलते हैं, उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उनमें लाना पड़ता है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में भी जो बड़े से बड़े उद्योगपति हैं उनका फायदा ही हुआ है। वो फोर्ब्स की टॉप 5 लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में भारत के उद्योगपति और शामिल हो रहे हैं। तो ये जो एकदम टॉप डाउन इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है, उससे जो हमारे 1 बिलियन प्लस का पॉपुलेशन है उन सबको फायदा नहीं हो रहा है और इकोनॉमी सिर्फ ऊपर से नहीं चलाई जा सकती। वो जो इकोनॉमी है वो सबके लिए पॉलिसी, सबको फायदेमंद हो, ऐसी होनी चाहिए, सिर्फ थोड़े लोगों के लिए नहीं। और ऐसा कॉन्फिडेंस हमें मार्केट में बढ़ाना है।